नमस्कार, पूनम भारद्वाज के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 9वीं के लिए प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग्य, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, जो कि एक बहुत ही माने हुए व्यंग्यकार हैं। तो प्रेमचंद के फटे जूते, इसमें लेखक ने उनके फटे हुए जूते एवं उनकी साधारण वेशभूषा के माध्यम से उनके सादगीपूर्ण उच्च विचारों को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। साथ ही प्रेमचंद की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। तो शुरुआत करते हैं हम पाठ की। तो सबसे पहले लेखक द्वारा प्रेमचंद के चित्र का वर्णन किया गया कि प्रेमचंद का एक चित्र लेखक के सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं और सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती उन्होंने पहनी हुई है। उनके गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं, लेकिन घनी मूँछों के कारण उनका चेहरा भरा भरा सा लगता है। तो लेखक कहते हैं कि उन्होंने जो चित्र देखा या जो वो चित्र देख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का, उन्होंने उसमें अपने पाँवों में कैनवस के जूते पहने हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बेतरतीब जैसे उल्टे सीधे उन्होंने बांध रखे हैं, लापरवाही से उपयोग करने पर। तो लापरवाही से उनको कोई ऐसा नहीं था कि बड़े दिखाना है सबको कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं, मतलब सीधा साधा उनका जीवन था। तो लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। जो जूतों के अंदर जहाँ से हम लोग बंद बांधते हैं, बंद निकालते हैं, जिनको फीता बोलते हैं, वहाँ पर जो लोहे की पतरी होती है वो निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। जो फीते हैं उनको उन छेदों में डालने में कुछ दिक्कत महसूस होती है। तब बंद कैसे भी बंद कर लिए जाते हैं, जैसे भी कस लिए जाते हैं कि जैसा हुआ वैसा उन्होंने कर लिया। अब आगे चलते हैं। लेखक कहते हैं उनके दोनों जूतों का कंपैरिजन करते हुए कि दाहिने पांव का जूता ठीक है, दाहिना सीधा, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। उल्टे पैर का जो जूता है उसमें बड़ा छेद हो गया है, जो कि आगे की ओर हुआ है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है और मेरी नज़र, मेरी दृष्टि इस जूते पर ही अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह उनकी पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब वो कहते हैं कि इस आदमी की अलग अलग पोशाकें तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें पोशाकें बदलने का गुण है ही नहीं। क्योंकि आम तौर पर क्या होता है, जब भी हम लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं तो हम क्या करते हैं, कपड़े दूसरे बदल लेते हैं जिससे फ़ोटो अच्छी आए या फ़ोटो दिखने में अच्छी लगे, हम उसमें अच्छे लगें। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुंशी प्रेमचंद ऐसा नहीं करते होंगे। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खींच जाता है कि जैसे बैठे हैं, जैसे ही फ़ोटो के लिए क्या वो वैसे ही फ़ोटो में आ जाते हैं, वैसे ही फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। अब लेखक कहते हैं कि मैं उनके चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। उनको एक विशेषण दिया गया, साहित्यिक पुरखे, कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर निकल आई है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है कि तुम फ़ोटो खिंचवा रहे हो, तुम फटा जूता पहनकर बैठे हो और उससे तुम्हारी उंगली बाहर दिखाई दे रही है, तो इससे क्या तुम्हें थोड़ी सी शर्म, संकोच या झेप नहीं हो रही। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि अगर धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेते तो वो फटा जूता ना दिखता और आप तुम्हारी उंगली भी ढक जाती। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है, क्योंकि वो इस चीज़ की परवाह ही नहीं करते थे। फ़ोटोग्राफ़र ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, जब से फ़ोटो खिंचवाते हैं तो फ़ोटोग्राफ़र बोलते हैं रेडी प्लीज़, तब परंपरा के अनुसार तुमने थोड़ी सी अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हंसते हुए फ़ोटो अच्छी आती है, रोते हुए तो कोई फ़ोटो खिंचवाना भी नहीं चाहता। तो दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। तो जो दर्द था अंदर,
उसमें से, उस कुएं से अपनी एक मुस्कान को धीरे धीरे से वो खींचकर बाहर लाए होंगे और फोटोग्राफर ने बीच में ही क्लिक कर दिया होगा और थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह उनकी जो अधूरी मुस्कान है यह भी बड़ी विचित्र है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह उनकी मुस्कान नहीं है, इसमें एक उपहास है, व्यंग्य है। वो एक मजाक उड़ा रहे हैं और एक व्यंग्य कस रहे हैं। अब लेखक कहते हैं कि यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है लेकिन किसी और पर हंस भी रहा है। देखो कैसा है, खुद तो फटे जूते पहन कर बैठा है, ठीक है, और हम लोगों पर हंस रहा है, हम लोगों या किसी और पर। अब आगे बात चलती है कि फ़ोटो ही खिंचाना था तो जूते तो ठीक ठाक से पहन लेते या फ़ोटो ना ही खिंचवाते। फ़ोटो ना खिंचाने से बिगड़ता क्या था, कोई ज़रूरी भी नहीं थी फ़ोटो खिंचानी जब ठीक ढंग के कपड़े नहीं थे, ठीक ढंग के जूते नहीं थे। फिर लेखक अंदाज़ा लगाते हैं शायद पत्नी का आग्रह रहा हो, शायद पत्नी ने कहा हो और तुम अच्छा भाई चल कहकर बैठ गए होंगे, क्योंकि पत्नी की बात तो देखो माननी ही पड़ती है। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो, क्योंकि यह भी एक बड़ी दुख की बात है। इतना बड़ा लेखक, इतना महान लेखक, उसके पास फ़ोटो खिंचाने के लिए जूता भी नहीं था। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये फ़ोटो मैं देख रहा हूँ और तुम्हारे अंदर जो भीतर जो क्लेश चल रहा है, एक तरह की लड़ाई चल रही है, उसे देखकर जैसे मैं रो देना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आँखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य, लेकिन तुम्हारी आँखों में जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो एक दर्द भरा व्यंग्य है, वो मुझे एकदम रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, तुम्हें फ़ोटो की इम्पोर्टेंस नहीं पता। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग भी सकते थे। लोग तो फ़ोटो के मांगे के कोट से वर्दिखाई भी कर देते हैं, शादियों में भी चले जाते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। एक दूसरे की चीज़ें मांगकर, उनकी गाड़ी मांगकर भी बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए कुछ लोग तो दूसरे की बीवी तक मांग लेते हैं, अगर वो खूबसूरत है कि चलो फ़ोटो अच्छी आ जाएगी, भैया बीवी को मेरे साथ खड़ा कर दो। तुमसे जूते भी नहीं मांगते बने तो क्या तुम जूता भी नहीं मांग सकते थे? तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं, लोग परफ्यूम लगाते हैं फ़ोटो खिंचवाते हुए। तो क्या परफ्यूम या इत्र लगाना फ़ोटो खिंचाते समय किसी काम आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन लोगों को शौक़ होता है कि शायद फ़ोटो में भी कुछ खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। फिर जो बुरे से बुरा आदमी है, ऐसा लगता है वो मतलब खुश हो जाता है कि देखो मैंने इत्र लगा के फ़ोटो खिंचवाई थी तो मेरी फ़ोटो भी सुंदर आई। टोपी 8 आने में मिल जाती है, 8 आना 50 पैसे, और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम के क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता और टोपी, देखिए जूता कहाँ पहनते हैं? पैरों में, लेकिन टोपी का अपना अलग ही महत्व होता है। क्या? टोपी सिर का ताज होती है, ठीक है, वो सिर पर पहनी जाती है तो ज़्यादा मान सम्मान किसका हुआ? होना किसका चाहिए? टोपी का। लेकिन यहाँ पर टोपी सस्ती है, 8 आने अर्थात 50 पैसे, ठीक है, और जूते की कीमत 5 रुपये से कम नहीं होगी। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती हैं। कि जूता यहाँ पर एक तरह से पावर है, जिसके पास पावर है उसके सामने बड़े से बड़े लोग भी झुक जाते हैं, अपनी पगड़ी को उसके सामने झुका देते हैं, रख देते हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। तो लेखक कहते हैं कि तुम भी टोपी और जूते के जो रेशो है उसके बीच में, उनका मतलब उसके दोनों के मूल्य के मारे हुए हो कि जूते की कीमत ज़्यादा है और टोपी की कम है। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, ना मुझे ये बात कभी खली।
जितनी मुझे आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा ये फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। लेखक कहते हैं मुंशी प्रेमचंद को कि तुम महान कथाकार हो, उपन्यास के सम्राट हो। उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी हुई है। ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। युग प्रवर्तक, युग को बदलने वाले, जाने क्या क्या कहलाते थे। मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, इतना मान सम्मान तुम्हें मिला हुआ है, लेकिन तुमने फ़ोटो खिंचाई तो भी फटे जूते में। ठीक है। अब लेखक कहते हैं कि जूता तो मेरा भी कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, मेरा जूता ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं दिखाई देती तुम्हारी तरह, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। जो उसका बेस है, तला है, वह फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। अब उसका जूता तले से फटा हुआ है, जो दिखाई तो नहीं दे रहा, जो कि दिखावे की प्रवृत्ति है। हम लोगों की कैसी है? दिखावे की प्रवृत्ति है। जबकि उनकी कैसी थी? मुंशी प्रेमचंद की, उनकी दिखावे की प्रवृत्ति नहीं है। उनका जूता अगर फटा दिखाई दे रहा है, उनकी उंगली बाहर दिखाई दे रही है, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई लज्जा और संकोच नहीं था। लेकिन यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि उनकी दिखावे की प्रवृत्ति है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इससे उन्हें कष्ट भी हो रहा है, क्योंकि अंगूठा ज़मीन से घिस रहा है और कभी कभी पैनी मिट्टी पर रगड़ खाता है और लहूलुहान भी हो जाता है। लहूलुहान क्या है? मुहावरा है। खून उनके मतलब वो घायल हो जाते हैं। पूरा तला गिर जाएगा। वो लेखक बड़े गर्व से कह रहा है कि देखो पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा भी छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तो वो कहते हैं कि मतलब मैं हर तरह के कष्टों को झेल लूँगा, दुख हर तरह का पा लूँगा, लेकिन किसी को मेरी अंगुली बाहर नहीं दिखाई देगी। मतलब मैं अपने दुख को, अपनी व्यथा को किसी को बता नहीं पाऊँगा। तुम्हारी उंगली दिखती है, लेकिन तुम्हारा पाँव सुरक्षित है। तुम्हारी उंगली दिखाई दे रही है। वो लेखक को कहते हैं कि हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि तुम्हारी उंगली दिख रही है, लेकिन तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा, ना तुम्हें रक्त निकल रहा है तुम्हारे अंगूठे से, ना ही तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है, ना ही तुम कहीं से घायल हो रहे हो, लेकिन तुम्हारा पाँव यहाँ पर सुरक्षित है, तुम्हारा स्वाभिमान बना हुआ है एक तरह से। ये बात है। मेरी अंगुली तो ढकी है, लेकिन पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो लेखक इस बात पर व्यंग्य कर रहा है कि आज का जो युग है वह दिखावट का है। लोग बड़े दिखावटी हैं, दिखावे में यकीन करते हैं, तो पर्दे पर अधिक विश्वास करते हैं, अर्थात हर चीज़ को छिपा लेते हैं। अपनी बुराइयों को और अपनी कमियों को वो ढक कर रखना चाहते हैं। परंतु प्रेमचंद बाहरी दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। इसलिए जूता फटा होने पर भी वे अपने आप को लज्जित महसूस नहीं करते। वो एक स्वाभिमान से जीने वाले इंसान थे, व्यक्ति थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व स्वाभिमान से भरा था, उनमें आत्मसम्मान था, और ना ही उसे छिपाने के लिए किसी का सहारा लेते थे। अब लेखक कहते हैं मुंशी प्रेमचंद को कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह से ना खिंचाऊँ, क्योंकि फ़ोटो तो हमेशा के लिए ही रहती है। चाहे मेरी जीवनी कोई भी बिना फ़ोटो के ही छाप दे, लेकिन मैं ऐसी फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँ। भाई मैं तो तैयार होकर खिंचवाऊँगा। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, मेरे जोश को समाप्त कर देती है। तो हौसले पस्त होना यह क्या है? मुहावरा है। लेखक ने इसमें मुहावरे का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है जोश समाप्त करना। तो तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, मेरे जोश को ही समाप्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? ये उनकी जो साहित्य था, कुछ रचनाएं थी उनकी, इनमें से लिए गए हैं। क्या होरी का गोदान हो गया?
क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। अब लेखक उनके जो कहानियाँ उपन्यास आदि थे उनमें से कुछ ऐसी पंक्तियाँ निकाल कर लाते हैं कि शायद तुम इस वजह से मुस्कुरा रहे हो। मैं फिर से वही तुम्हारा जूता देखता हूँ कि कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा उन्होंने मुंशी प्रेमचंद को विशेषण दिया, उनकी विशेषता बताई, जनता के लेखक, क्योंकि वो जनता के लिए लिखते थे। जनता से जो संबंधित बातें होती थी, उनके जो संघर्ष थे, उनकी कठिनाइयाँ, समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए वो लिखते थे। तो और जनता से जुड़ी हुई रचनाएं होती थी उनकी। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या तुम चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? तगादे का अर्थ क्या होता है? तगादा होता है जैसे बनिए से सामान लेकर आए, ठीक है, और बनिया पैसों के लिए जल्दी कर रहा है और जल्दी पैसे देने के लिए जोर डाल रहा है। तो बनिए से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे, जो इस तरह से तुम्हारा जूता फट गया। वैसे चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ और उसने क्या कहा? आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। पनैया होती हैं देसी जूतियाँ, ठीक है। अब वो कहते हैं, अब राजा ने बुलाया फतेहपुर सीकरी और कुंभन दास चल दिए जी, ठीक है। जब भी बुलाते उन्हें जाना होता, तो क्या था, आते जाते तो लेकिन उनके जूते घिस गए। तो उन्हें बड़ा पछतावा कि आने जाने में मेरे जूते ही घिस गए, क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ गया? जूतों की ओर गया और मैं भगवान के नाम को लेना भूल गया, हरि नाम, भगवान का नाम, और बिसर गयो, भूल गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए, क्योंकि वो बुलाते थे तो उसे कुछ अशर्फियाँ दे देते होंगे, तो कुंभन दास कहते हैं कि मुझे इस तरह से बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि देखो जिनके देखे दुख उपजत हैं तिनको करबो परे सलाम, कि जिनकी वजह से मुझे कष्ट हो रहा है उनको मुझे सलाम करना पड़ता है, मुझे नमस्कार करना पड़ता है। सलाम का अर्थ होता है नमस्कार। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। ये बात भी सच है, हम चलते हैं तो जूता घिसता है, जूता फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम ज़रूर किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, जो बहुत मज़बूत चीज़ है, बहुत हार्ड है। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी परत जम गई है और तुम उसे हटा देना चाहते हो, और उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया हो, और फिर तुम उसे ठोकर मारते और जिसकी वजह से तुम्हारा जूता फट गया। कोई टीला होगा, जैसे मिट्टी का टीला होता है, रेत का टीला होता है, यानी कि एक रुकावट जो रास्ते पर खड़ा हो गया था और उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल में भी तो निकल सकते थे, तुम अपने जूते को बचा भी सकते थे, और ज़रूरी तो नहीं था तुम्हें टीला हटाना था, तुम साइड के रास्ते से निकल सकते थे, लेकिन तुम नहीं निकले क्योंकि तुम टीलों से समझौता नहीं कर सकते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि तुम समझौता कर सकते थे। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। अब लेखक की यह बात भी ठीक है, जैसे वो कहते हैं, जैसा कि आमतौर पर हम लोगों की सोच यही होती है कि सारी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कुछ नदियाँ रास्ता भी बदल लेती हैं और दूसरा रास्ता बना लेती हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हे जनता के लेखक, तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। एक हर इंसान के अपने अपने नियम होते हैं, वो नियम बनाकर चलता है अपने जीवन में।
तो क्या वह तुम्हारी भी कमज़ोरी थी? क्या तुम्हारे भी नेम धर्म थे? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, ये भी एक प्रकार से तुम्हारी बेड़ियाँ थीं। मगर तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी, क्योंकि तुमने अपने नियम बनाए हैं वो तुम्हें बंधन नहीं लगते थे, उसी से तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम आज़ाद हो, क्योंकि वही तुम्हारी विचारधारा थी, क्योंकि तुम नेम धर्म को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि नेम धर्म जो मानता है वो अपने नियम जो उन्होंने बनाए हैं उसी को अपना कर्तव्य मानते हैं। पर तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे एक संकेत करती सी लगती है, संकेत एक इशारा कर रही है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। क्योंकि प्रेमचंद का व्यक्तित्व ऐसा ही था कि जो वो कहते थे वही करते थे, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, उनमें किसी बात को छिपाने की भावना भी नहीं थी। इसलिए लेखक कहता है कि प्रेमचंद जिससे घृणा करते थे वे उसकी ओर पैर की उंगली से इशारा करते थे, अर्थात उसे हमेशा उन्होंने अपनी ठोकरों पर ही रखा, अपने जूते की नोक पर रखा और उसके विरुद्ध वो संघर्ष करते रहे। तुम मुझ पर या सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बचाकर बाजू से अर्थात साइड से जो रास्ता बदल कर निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकरे मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? जैसे मुंशी प्रेमचंद कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया, कि मैंने तो समाज की कुरीतियों का सामना किया, उनसे लड़ा उन्हें दूर करने के लिए, जिसकी वजह से मेरी उंगली बाहर आई, पर मैंने अपना पाँव तो बचा लिया और मैं चलता भी रहा। मगर तुम लोगों ने अपनी उंगली को ढकने के लिए जूते के तले का ही नाश कर दिया, अर्थात अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को खत्म कर दिया, और अब तुम लोग तो चल भी नहीं पाओगे, तुम क्या समाज में अपनी इज्जत बना पाओगे। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान को भी समझता हूँ। तो यह तो था एक बड़ा ही खूबसूरत व्यंग्य जिसे लिखा हरिशंकर परसाई जी ने। तो बच्चों, इस पाठ को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना, तो मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा ध्यानपूर्वक देखना और इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। गुड बाय।